हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य, उपयोगिता एवं परिभाषा लिखिए। अथवा परिव्यय लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्य एवं लाभ बताइए। अथवा लागत लेखांकन की प्रकृति तथा क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। अथवा परिव्यय प्रणाली की स्थापना को संक्षेप में लिखिए। अथवा लागत प्रणाली की स्थापना का वर्णन करें। अथवा लागत लेखांकन के कार्य तथा हानियां लिखिए। तो दोस्तों, इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको हम विस्तार से और एकदम सटीक उत्तर बताएंगे। आप लोग अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन अगर आपने हूबहू यही आंसर अपने कॉपी पे लिख ले तो आपके 5 में से 5 अंक जरूर मिलेंगे। आपका एक भी अंक गलत के लिए कटने वाला नहीं है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका यहाँ पे आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आज हम इस वीडियो पे कौन कौन से क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, तो देख लीजिए। प्रश्न है आपका, लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं, लागत लेखों की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट। अथवा लागत लेखांकन के उद्देश्य संक्षेप में लिखे। ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो क्वेश्चन आपको सारे पता चल ही चुके हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। आइए फटाफट से अपन केवल और केवल आंसर देखते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबा नहीं करना है। तो देख लीजिए, उत्तर शुरू होता है आपका, लागत लेखांकन की अवधारणा, जिसको अपन आशय भी कहते हैं, एवं परिभाषा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट अपन देखते हैं। तो देख लीजिए आप, लागत लेखांकन से आशय लेखे की एक ऐसी पद्धति से है जिसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल वास्तविक लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सकती है। जिस प्रकार से वित्तीय लेखांकन में रुपए पैसों के लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार से लागत लेखांकन में उत्पादन कार्य में प्रयुक्त सामग्री, श्रम आदि का लेखा जोखा रखा जाता है। लागत लेखांकन की कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 है वाल्टर डब्ल्यू विंग के अनुसार। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आ भी चुका है, ये रहे आपके वाल्टर डब्ल्यू विंग। तो वाल्टर डब्ल्यू विंग के अनुसार है, लागत लेखांकन का आशय व्ययों को इस ढंग से विश्लेषित करने तथा वर्गीकृत करने से है कि किसी विशेष उत्पादन की प्रति लागत शुद्धता पूर्वक निश्चित की जा सके तथा साथ साथ यह भी स्पष्ट हो सके कि वह प्रति लागत इकाई किस प्रकार आई है। सेकंड है आर.एन. कार्टर के शब्दों में, लागत लेखांकन लेखा करने की वह विधि है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को बनाने या किसी कार्य को करने में कितनी सामग्री तथा श्रम लगा है, इसका हिसाब लिखा जाता है। थर्ड है आपके ICWA लंदन लेखा शब्दावली के अनुसार, लागत ज्ञात करने की तकनीक व प्रक्रिया को लागत लेखांकन कहते हैं। ठीक है, तो लागत ज्ञात करने की तकनीक व प्रक्रिया को ही लागत लेखांकन कहते हैं। यह ICWA लंदन लेखा शब्दावली के अनुसार परिभाषित किया गया है। इस प्रकार लागत लेखांकन उत्पादित वस्तुओं अथवा की गई सेवाओं के प्रति इकाई लागत निर्धारण करने की प्रविधि है। इसके द्वारा व्ययों के वर्गीकरण की व्याख्या होती है, जो प्रबंधकों को न केवल कुल लागत अपितु लागत के विभिन्न तत्वों को समझाने में सहयोग देती है। अब आइए अपन देख लेते हैं लागत लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहला है आपका लागत निर्धारण का उद्देश्य। लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की कुल लागत का समुचित विश्लेषण तथा वर्गीकरण कर प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है। दूसरा है नियोजन एवं नीति निर्धारण। लागत लेखांकन का एक और प्रमुख उद्देश्य प्रबंधकों को ऐसी सूचनाएं एवं आंकड़े प्रस्तुत करना है जो नियोजन तथा नीति निर्धारण में सहायक हो सके। नंबर 3 है आपका प्रबंधकीय निर्णयों में सहयोग देना। लागत लेखांकन ऐसी सूचनाएं एवं आंकड़े प्रस्तुत करता है जो सभी विकल्पों के तुलनात्मक गुण दोष के जानने में सहायक होते हैं। इस प्रकार लागत लेखांकन का उद्देश्य प्रबंधकीय निर्णयों में सहयोग देना है। चौथा है तुलनात्मक अध्ययन में सहयोग देना। लागत लेखांकन 2 वर्षों, 2 विभागों, 2 इकाइयों तथा 2 प्रविधियों की पारस्परिक तुलना में सहयोग देता है, जिसके आधार पर संस्था की भावी योजनाएं एवं नीति निर्भर करती हैं। पांचवा है टेंडर या विक्रय मूल्य ज्ञात करने में सहायक होना। लागत लेखांकन का एक उद्देश्य टेंडर या विक्रय मूल्य ज्ञात करने में सहायक भी होना है। इसी प्रकार से छठवां है आपका महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराना। सातवां है प्रबंधकीय नियंत्रण में सहयोग देना। आप लोग इनको भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे लागत लेखांकन के कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहला है आपका व्यापारिक संस्थाओं की लागत एवं व्यय का निर्धारण एवं विश्लेषण। लागत लेखांकन में उत्पादित इकाई किसी वस्तु की लागत तथा व्यय का वैज्ञानिक विश्लेषण करती हैं। इसके प्रत्येक स्तर पर वस्तु का व्यय तथा क्षय का आभास होता है। दूसरा है लागत आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा उपयोग। लागत आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा उपयोग अधिकतम कुशल हेतु अनिवार्य है। इससे
उत्पादन व्यय का अध्ययन किया जाता है तथा भविष्य में उद्योग को नियोजित करना सरल हो जाता है। तीसरा है आपका लागत एवं आगम का उचित समन्वय। लागत और आगम में उचित तालमेल स्थापित करने में खाते बहुत सहायक होते हैं। इससे भविष्य में होने वाली हानि टल जाती है तथा उसे हानि का पूरा ज्ञान हो जाता है। चौथा है आपका लागत अध्ययन एवं अनुसंधान। कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए लागत लेखे का कार्य लागत का अध्ययन एवं अनुसंधान करना है, इससे व्यापार में वृद्धि होती। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं लागत लेखांकन के चार जो है हम कार्य जो है हम आपको 4 पॉइंट में यहाँ पे बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे लागत लेखांकन महत्व, लाभ एवं उपयोगिता। इसको अपन कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज। अब अपन देखते हैं तो लागत लेखांकन से जहां उत्पादकों को अनेकानेक लाभ प्राप्त होता है, उसी के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को भी लाभ प्राप्त होते हैं। लागत लेखांकन के महत्व लाभ को निम्न वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला है उत्पादकों व प्रबंधकों को लाभ। लागत लेखांकन की प्रणाली को अपनाने में उत्पादकों व प्रबंधकों को निम्न लाभ प्राप्त होता है। जैसे नंबर 1 है सामग्री श्रम व संयंत्र का सर्वोत्तम उपयोग। जी हाँ, लागत लेखांकन में सामग्री श्रम तथा संयंत्र के विस्तृत लेखे रखे जाते हैं, जिनसे सरलतापूर्वक सामग्री व श्रम के दुरुपयोग व चोरी को रोका जा सकता है। संयंत्र की अधिकतम कार्यक्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है लाभकारी व अलाभकारी उत्पादकों व विभागों का ज्ञान। लागत लेखांकन में प्रत्येक विभाग, प्रत्येक उत्पाद व सेवा का पृथक पृथक लागत विश्लेषण किया जाता है, जिससे लाभकारी व अलाभकारी इकाइयों के उत्पादन को बंद करके लाभदायकता बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है प्रमाप के निर्धारण में सहयोग। लागत लेखांकन की सहायता से प्रत्येक कार्य की प्रमाप लागत व प्रमाप समय तथा प्रत्येक साधन की प्रमाप उत्पादकता पूर्व निर्धारित की जा सकती है। नंबर 4 है प्रबंधकीय नियंत्रण में सहयोग होना। ठीक, वास्तविक लागतों तथा प्रमापिक लागतों की तुलना करके अंतर के कारणों को ज्ञात किया जा सकता है तथा यथासंभव उन सभी कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है जो हानिकारक है। तो इस प्रकार से उत्पादकों व प्रबंधकों को लाभ के 4 पॉइंट ही आप लोग इनको पढ़ लीजिए, चारों याद कर लीजिए। आगे भी बहुत सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। 5वां है विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन। 6वां है भावी नीति निर्धारण व बजट निर्माण में उपयोग। पूरे इसलिए बता रहे हैं कि जो भी आपको सरल लगे, कोई भी 4 या 5, बस इतने ही आपको जो है लिखने हैं। 7वां है आपका अप्रत्यक्ष लागत पर नियंत्रण। 8वां मजदूरों पर नियंत्रण। 9वां है मौसमी परिवर्तन में होने वाली हानि में कमी। 10वां है मूल्य निर्धारण। 11वां है अनुसंधान को प्रोत्साहन। 12वां है वित्तीय लेखांकन प्रणाली की कमियों को दूर करना। इसी प्रकार दूसरा है आपका श्रमिक एवं कर्मचारियों को लाभ। इसमें भी कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। लागत लेखांकन से श्रमिकों एवं कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ होता है। पहला है उचित मजदूरी की प्राप्ति। लागत लेखों द्वारा संग्रहित समांकों के आधार पर श्रमिक की उचितम मजदूरी दर निर्धारित की जाती है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कार्य का उत्तरदायी प्रदान करने हेतु उपयुक्त कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है। इससे श्रमिकों में आत्मसंतोष का भाव जागृत होता है। दूसरा है प्रेरणात्मक विधियों से लाभ। मजदूरी भुगतान के प्रेरणात्मक विधियों के प्रयोग से सभी वर्गों के कर्मचारियों तथा निरीक्षकों, क्लर्क, विभाग प्रमुख व अन्य उच्च अधिकारियों को लाभ होता है। कुशल एवं पारिश्रमिक श्रमिक इन विधियों का सदैव स्वागत करते हैं, क्योंकि इनसे उनकी उपयोगिता व कार्यक्षमता का उचित प्रतिफल प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है श्रमिकों को कुशल बनाना। लागत लेखा अपनाने से अकुशल श्रमिक की जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा इन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर कुशल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं कार्य क्षमता में वृद्धि। 5वां है औद्योगिक संघर्षों की कमी। अब इसी का तीसरा जो पॉइंट है आपका विनियोक्ताओं को लाभ। इसके भी कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं फटाफट। पहला है लेखों का सही ज्ञान। लागत लेखों द्वारा उन्हें वस्तु की सही लागत मूल्य हो जाती है तथा उसी वस्तु का बाजार मूल्य मालूम करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी वस्तु पर कितना लाभ कमाया जा रहा है। दूसरा है लाभार्जन शक्ति का पता लगाना। जब विनियोजक लागत लेखों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें उद्योग की लाभार्जन शक्ति का पता लग जाता है तथा वे सोच समझकर अपना पैसा सही उद्योग में लगाते हैं। इस प्रकार विनियोजकों को लागत लेखों से लाभ प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट इसमें उपभोक्ताओं को लाभ। तो उपभोक्ताओं को किस प्रकार से लाभ हो सकता है? पहला है न्यूनतम लागत पर वस्तु की प्राप्ति। उपभोक्ताओं को लागत लेखों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। लागत लेखांकन से व्ययों का पूरा नियंत्रण रहता है तथा वस्तु की कुल लागत कम होने से उपभोक्ताओं को उत्तम मूल्य पर सस्ती वस्तुएं मिल जाती हैं। दूसरा है आपका वस्तु के मूल्य का ज्ञान। लागत लेखों के द्वारा शासन के व्ययों को एक दर्पण के समान देखा जाता है, जिससे लागत में
समय के अनुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार लागत में लोच का आभास होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी औद्योगिक आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है। अब आगे अपन देखेंगे लागत लेखांकन की हानियां। तो डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देख लीजिए लागत लेखांकन की कौन कौन सी हानियां हैं। तो लागत लेखों के अनेक लाभ होने के साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं और हानियां एक ही समान मानी जाती हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार है। अधिक खर्चीली प्रणाली है, यह प्रबंध में कठिनाई होती है। तीसरा है लागत मूल्य में वृद्धि होती है। चौथा है परिणाम की अविश्वसनीयता। पांचवा है हानिकारक प्रणाली। छठवां है कार्य में निरस्ता। सातवां है प्रणाली की असफलता। आठवां है लेखा कार्य बढ़ाना। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इजी स्टडी आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, हमारा ही चैनल आएगा, या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, आप वहां से डायरेक्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आता है, लागत लेखांकन की प्रकृति। जी हाँ दोस्तों, नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देख लेते हैं अपन। वर्तमान समय में लेखांकन के महत्व एवं क्षेत्र में काफी अधिक वृद्धि हुई है। साथ ही लागत लेखांकन के विशद विवेचन का महत्व बढ़ गया। हम लागत लेखांकन की प्रकृति की विवेचना निम्न रूप में करेंगे। नंबर 1 क्या है, लागत लेखों का संबंध संस्था की आंतरिक गतिविधियों से है। सामान्यतः लागत लेखे निर्माणी संस्थाओं द्वारा ही रखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में वस्तु की लागत ज्ञात करनी होती है। निर्माणी संस्थाएं कच्चा माल खरीदती हैं, उन पर श्रम का प्रयोग करती हैं तथा अन्य व्ययों को करती हैं। ठीक, ये सभी क्रियाएं आंतरिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं एवं लागत लेखों का अधिकांश संबंध इनसे होता है। दूसरा है, लागत लेखे मुख्यतः प्रबंध लेखांकन से संबंधित होती हैं। हमें ज्ञात है कि लागत लेखे में व्ययों का वर्गीकरण, प्रति इकाई लागत का निर्धारण तथा व्यवसाय पर नियंत्रण व नीति निर्धारण हेतु आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया जाता है। जब इनका प्रयोग कुशलता में वृद्धि तथा निर्णय लेने में प्रबंधक वर्ग करता है, तब लागत लेखे प्रबंधक लेखांकन के अंग बन जाते हैं। इसके विपरीत वित्तीय लेखांकन का संबंध ऐतिहासिक आंकड़ों से होता है तथा वित्तीय लेखांकन में व्यापारिक परिणामों को अधिकतम शुद्धता से प्रस्तुत कर सही लाभ हानि ज्ञात करने का भी सही प्रयास किया जाता है। तीसरा है, लागत लेखांकन की वैकल्पिक होती है। जी हाँ, लागत लेखांकन क्या होता है, वैकल्पिक होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को उचित वित्तीय लेखे रखना अनिवार्य है तथा वर्ष के अंत में लाभ हानि व स्थिति विवरण बैलेंस शीट की एक प्रति कंपनी के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके विपरीत कंपनियों को लागत लेखे रखना अनिवार्य न होकर वैकल्पिक है तथा ये प्रबंध वर्ग की इच्छा के अनुसार ही रखे जाते हैं। अधिकांश प्रबंध लागत लेखों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर उनको सही रूप में अपनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे लागत लेखांकन का क्षेत्र। जी हाँ, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले ना तो निर्माणी प्रक्रिया जटिल थी और ना ही प्रतियोगिता अधिक थी, अतः वस्तु या सेवा की लागत पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में मुख्यतः वस्तु के मूल्य पर ही अधिक ध्यान देते थे। अब उद्योग व व्यवसाय में लागत व विक्रय मूल्य दोनों को महत्व दिया जाने लगा है, जिससे लागत लेखांकन का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया। आजकल लागत लेखांकन का प्रयोग सिर्फ निर्माणी संस्थाएं ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न थोक व्यापारी, परिवहन कंपनी, अस्पतालों, बैंकों एवं शासकीय कार्यालयों द्वारा भी प्रयोग किया जाने लगा है। आजकल व्यापारिक लागत में आधुनिक संस्थाओं द्वारा लागत लेखे का प्रयोग किया जाता है। साथ ही निर्माण संस्थाएं इस विधि का प्रयोग अपने उत्पादन विभाग के अलावा क्रय विक्रय, प्रशासन तथा वितरण विभागों पर भी करने लगी हैं। इसी प्रकार लागत लेखांकन का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। अब देखते हैं, अपन देख लेते हैं लागत लेखांकन की विभिन्न पद्धतियां अथवा रीतियां। ठीक, तो वैसे तो लागत लेखांकन की विविध पद्धतियां प्रचलित हैं, किंतु ये पद्धतियां व्यवसाय की दशाओं के आधार पर ही अपनाई जाती हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से समान होते हुए भी लागत लेखे की किसी भी पद्धति को समस्त उद्योग में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः विविध उद्योगों में निम्न लागत लेखांकन पद्धतियां अपनाई जाती हैं। पहली है इकाई लागत पद्धति, यूनिट कॉस्टिंग मेथड। यह पद्धति उन उद्योगों में अपनाई जाती है जहां उत्पादन समान आकार की इकाई का हो तथा उत्पादन का कार्य निरंतर चलता रहता हो। यह पद्धति सीमेंट के कारखाने, ईंटों के भट्टे, कागज की मिलें, कोयले की खाने, पत्थर की खाने, शराब के कारखाने आदि से प्रयुक्त होती हैं। कौन सी, इकाई लागत पद्धति। दूसरा है ठेका लागत पद्धति, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस पद्धति का उपयोग उन ठेका कार्यों के लिए किया जाता है जिनका अलग अलग हिसाब किताब रखना आवश्यक है। ऐसे कारखानों में भी इस पद्धति को अपनाया जाता है जहां पर आदेशानुसार कार्य किया जाता है। भवन निर्माण, जहाज निर्माण, छापखाना आदि उद्योगों में इस पद्धति को अपनाया जाता है। तीसरा है
बहुसंख्यक लागत पद्धति, ठीक है, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। इस प्रणाली का प्रयोग उन उद्योगों में किया जाता है जहां ऐसी वस्तुओं की लागत गणना जिनका निर्माण छोटे छोटे कल पुर्जों के सम्मिश्रण से होता है। साइकिल, घड़ी, रेडियो, टेलीविजन, टाइपराइटर, सिलाई मशीन, पंखे बनाने की वाली संस्थाएं इस पद्धति का प्रयोग करती हैं। चौथा है समूह लागत पद्धति, बैच कॉस्टिंग मेथड। इन उद्योगों में जहां उत्पादन कार्य समूहों के अंतर्गत होता है वहां समूह लागत पद्धति को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत किसी कार्य को भिन्न भिन्न श्रमिकों समूह में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक समूह का लागत व्यय ज्ञात किया जाता है। इसका प्रयोग बिस्किट एवं मिठाइयाँ बनाने तथा दवाइयाँ बनाने वाली संस्थाओं में किया जाता है। पांचवा है आपका लक्ष्य लागत पद्धति, छठवां है विधि लागत पद्धति। ठीक, तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और भी इसके देख लीजिए 7, 8, 9, 10, 11 बहुत सारे पॉइंट है, आप देख सकते हैं। सातवां है सेवा अथवा संचालन लागत पद्धति, दूसरा विभागीय लागत पद्धति, उसके बाद 9वां है मानक, 8वां प्रमाणित लागत पद्धति, 10वां है प्रवाह लागत पद्धति, 11वां है एक रूप या समान लागत पद्धति, 12वां है सीमांत लागत पद्धति, 13वां है लागत जोड़ो पद्धति। तो आपको यहाँ पे 13 पॉइंट है, जो भी आपको सरल 5 या 6 पॉइंट जो भी आपको सरल लगते हैं, जिनको याद करने में आसानी है, आप उनको अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। हम इसीलिए स्क्रीन पर आपको सारा पूरा एकदम विस्तार से आंसर बता देते हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, याद करने में भी लिखने में भी। तो आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये पूरा आंसर चल रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, अपन देखेंगे लागत प्रणाली की स्थापना का वर्णन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या देखना है कि लागत परिव्यय क्या है, तो परिव्यय को ही लागत कहते हैं। तो ठीक है, तो परिव्यय प्रणाली की स्थापना हो या फिर लागत प्रणाली की स्थापना, दोनों का सेम ही आंसर होगा। तब देख लेते हैं परिव्यय प्रणाली की स्थापना। अनुभव एक अच्छा शिक्षक है परंतु यह अपव्ययी होता है। परिव्यय प्रहसान, परिव्यय नियंत्रण व लाभ अभियंत्रण की तीव्रता से विकसित होती हुई तकनीकों के युग में गलत ढंग से अनुभव अर्जित करना समझदारी नहीं है। व्यावसायिक लेखांकन की अच्छी प्रणाली की स्थापना व उसके लिए अच्छे संगठन की आवश्यकता एवं महत्व को व्यावसायिक विश्व में उत्तरोत्तर अनुभव किया जा सकता है। ठीक, एक अच्छी परिव्यय प्रणाली वह बिंदु है जो परिव्यय नियंत्रण, लाभकारिता एवं निश्चयन व प्रबंधकीय निर्णय लेने के क्षेत्र में एक व्यवसाय के कार्य यंत्र को शासित करता है। एक परिव्यय प्रणाली की स्थापना वह नहीं है बल्कि एक विनियोग है जो वह इसकी स्थापना पर किया जाता है, इससे कहीं अधिक उससे पुरस्कार प्राप्त होता है। प्रणाली व्यवसाय के लिए होती है, व्यवसाय प्रणाली के लिए नहीं। अतः प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यवसाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य व सार्थक सिद्ध हो सके। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट है। नंबर 1 है स्थापना के सामान्य विचारणीय बिंदु। तो पहला है आपका उद्देश्य। प्रणाली की स्थापना का उद्देश्य क्या एक विशेष दायरे, उदाहरणार्थ सामग्री का प्रबंध या बिक्री मूल्यों का निर्धारण तक ही सीमित है अथवा कोई प्रबंधकीय निर्णय लेने तक सीमित है, या यह व्यवसाय की लागत को प्रभावित करने वाले सभी अंगों को सुचारू रूप से चलने के लिए है। यदि कोई ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि प्रणाली की स्थापना की पहुंच इसके उद्देश्य पर निर्भर करेगी। सेकंड है कार्य क्षेत्र। उद्देश्य के निश्चयन के पश्चात स्थापना का कार्य क्षेत्र देखना चाहिए तथा तय करना चाहिए कि किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है। यदि उत्पादन कम है तो इसे बढ़ाने के लिए प्रणाली पर अधिक ध्यान देना होगा। यदि उत्पादन ठीक है परंतु बिक्री कम है तो उस दिशा में बिक्री पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है व्यवसाय का संगठन। कोई भी परिव्यय प्रणाली सफल नहीं हो सकती जब तक व्यवसाय के संगठन पर ध्यान न दिया जाए। इसका अध्ययन कार्य प्रणाली को उन्नत बनाने में सहायक होता है। यदि संगठन में मामूली परिवर्तन वांछनीय हो तो उसको किया जाना चाहिए। चौथा है स्थापना की अवधारणा का स्वागत। प्रणाली की स्थापना की अवधारणा स्टाफ व कार्यकर्ताओं के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत की जानी चाहिए कि उसका स्वागत हो तथा अनायास विरोध उत्पन्न ना हो। इसकी सफलता सभी के सहयोग पर निर्भर करती है। इस प्रणाली के लाभों से सभी को अवगत कराना चाहिए तथा उसकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। इसी प्रकार पांचवा पॉइंट आपका परिव्यय अभिलेखों व परिव्यय पुस्तकें। तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। छठवां है आंकड़ों का संग्रहण व तुरंत सूचना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और पॉइंट है इसके। सातवां पॉइंट है आपके सामने आ चुका है, परिव्यय के तत्वों की नियंत्रण प्रणाली। आठवां है परिव्यांग का प्रकार व उसकी पद्धति। आप लोग वीडियो रोक करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी पॉइंट आपको ज़्यादा सरल लगे। पूरी PDF आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 9वां उत्तरदायी लेखांकन। इसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट है स्थापना के विशेष
विचरणीय बिंदु। तो विशेष विचरणीय बिंदु कौन कौन से देख लीजिए। पहला है व्यवसाय का आकार व स्वरूप। बड़े आकार के एक व्यवसाय में परिव्यय प्रणाली को विस्तृत रूप से लागू किया जाता है, जबकि एक छोटे व्यवसाय में इस प्रणाली को छोटे रूप में ही लागू करने की आवश्यकता होती है, ताकि इसके स्थापना के व्यय पर चलने के व्यय इससे प्राप्त उपयोगिता से कम ही रहें। सेकंड है आपका परिव्यय प्रणाली उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त रहती है जो या तो निर्माण कार्य में या सेवा प्रदाय कार्य में संलग्न रहते हैं, अन्य के लिए नहीं। कुछ ऐसे भी निर्माण या उत्पादन कार्य करने वाले व्यवसाय होते हैं जहां उत्पादन लागतें सभी प्रत्यक्ष लागतें ही होती हैं, जैसे कि कोयले की खान का व्यवसाय, और जहां वित्तीय लेखे उत्पादन लागतों का पूरा लेखा रख सकते हैं, वहां इस प्रणाली को लागू करना आवश्यक नहीं समझा जाता। इसी प्रकार सेकंड है उत्पादन। देख लीजिए, निर्मित वस्तु के स्वभाव के आधार पर परिव्यांकन पद्धति मेथड ऑफ कॉस्टिंग पर अपनाना निर्भर किया करता है। दूसरे, यदि उत्पादन इस प्रकार का है जिससे सामग्री का उपयोग अधिक मूल्यवान है, तो सामग्री का विस्तार पूरा लेखा होना चाहिए ताकि सामग्री लागत नियंत्रण में रहे। यही बात श्रम व उपरिव्ययों पर लागू होती है। तीसरा, संगठन व प्रबंध। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरे पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। चौथा है कार्यात्मक अध्ययन। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब अंतिम आपका यहाँ पे है कि सहज कार्यान्वित के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आप ये देख सकते हैं 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं सहज कार्यान्वित के सिद्धांत। पहला है प्रणाली सरल व कार्यान्वित करने में आसान होती है। दूसरा है प्रणाली लोचदार होनी चाहिए ताकि उसे व्यवसाय की आवश्यकताओं को देखते हुए बढ़ाया घटाया जा सके। तीसरा है व्यवसाय की वर्तमान व्यवस्था में अनावश्यक परिवर्तन नहीं किए जाएं। चौथा है अवांछनीय परिवर्तन अनुभव के आधार पर धीरे धीरे किए जाएं, शीघ्रता न किया जाए। पांचवा, प्रबंधकों व कार्यकर्ताओं के मन में परिव्यय लेखांकन द्वारा विश्वास पैदा किया जाए कि यह प्रणाली उसके लिए हितकर है। उसके बाद देख लीजिए उपस्थापना की कार्य रेखा, ठीक, लाइन ऑफ एक्शन। स्थापना की कार्य रेखाएं ये भी आपकी 4 पॉइंट में है। आप ये देख सकते हैं। पहला, व्यवसाय के लिए सर्वोपयुक्त परिव्यय का प्रकार व परिव्यय की पद्धति निर्धारित करना। दूसरा है परिव्यय के सभी तत्वों अर्थात सामग्री समवाय के लेखे रखने हेतु आवश्यक परिव्यय पुस्तकों पत्र पात्रक फॉर्म व प्रतिवेदना को लागू करना। तीसरा, सामग्री परिव्यय नियंत्रण संबंधी मामले जैसे क्रय, संभवन, निर्गमन व मूल्यांकन आदि तय करना। चौथा है श्रम परिव्यय नियंत्रण संबंधी मामले जैसे कि उपकार मूल्यांकन, श्रेष्ठता निर्धारण, श्रम की नियुक्तियां, उसका कार्य विभाजन, श्रम समय का लेखा, श्रम समय का पूर्ण सदुपयोग, पारिश्रमिक व उसकी अदायगी, सुस्त समय, अधिसमय, श्रम निकासी आदि तय करना। तो जहां कार्य अधिकतर मशीनों द्वारा किया जाता है वहां मशीन संबंधी उचित लेखे रखे जाने की व्यवस्था करना। तो ये आपकी स्थापना की कार्य रेखा। तो इस प्रकार से लागत लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पर है। दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।